हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम क्विक। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। तो पिछली क्लास में हम लोग दोस्तों पढ़े थे अनुच्छेद से संबंधित हम लोग कुछ जानकारियां भी इकट्ठी किए थे और उससे संबंधित सभी प्रश्नों को जो विगत परीक्षाओं में आ चुके थे उन सभी को हल भी किया था हमने। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं अनुसूचियां। तो हमारे संविधान में आप लोगों को ज्ञात होगा कि वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां दी गई हैं। जब संविधान बना था, मूल संविधान जब उसको कहते हैं, तो उस मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में उनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है दोस्तों। तो 12 ये हुई है, तो 4 बढ़े हैं। तो 4 कैसे बढ़े हैं? 4 जो बढ़े हैं वो संविधान संशोधन के माध्यम से बढ़े हैं दोस्तों। तो जो 8 अनुसूची तक था, 8वीं अनुसूची में भाषा को रखा गया है, स्थान दिया गया है। और 9वीं अनुसूची जो है उसको प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा उसमें प्रवेश दिया गया है, इसको और जोड़ा गया है। और 10वीं अनुसूची को ये 52वां संविधान संशोधन के द्वारा इसमें रखा गया है, स्थान दिया गया है। 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। और दोस्तों लास्ट है 74वां संविधान संशोधन, इसमें है नगर पालिका को इसमें रखा गया है। तो ये 74वां संविधान संशोधन, ये 12वीं अनुसूची है, 74वां संविधान संशोधन। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि 12 अनुसूचियां कुल हो गई और हमारे मूल संविधान में जो थी सिर्फ 8 अनुसूचियां थी। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और यहाँ पे हम लोग अब इससे संबंधित हम लोग कुछ नोट्स देख लेते हैं। यहाँ पे जैसा कि घटना चक्र पूर्वावलोकन में पहले नोट्स दिया रहता है, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं संबंधित प्रश्न उससे रहते हैं जो विगत पीसीएस की परीक्षाओं में, सभी स्टेट्स में जो पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न होते हैं, आईएएस के भी प्रश्न होते हैं, उन सभी को यहाँ पे संकलित किया गया रहता है। तो उन सभी को हम लोग सॉल्व करने का यहाँ पे प्रयास करेंगे दोस्तों, जो आप लोगों की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए यहाँ पे समय न हम लोग जाया करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ये मूल संविधान होता है। जब हमारा संविधान बना था उस समय में, जब सबसे पहले ये मूल संविधान था, उसमें 8 ही अनुसूचियां सिर्फ थी। वर्तमान में अगर अनुसूचियों की संख्या पूछता है दोस्तों, तो हम लोग लिखेंगे 12 अनुसूचियां। और इतना ही सिर्फ लिखने से या आप लोगों को रट लेने से काम नहीं चलेगा। 12 अनुसूचियां वो कौन कौन सी हैं, किस अनुसूची में किस विषय को स्थान दिया गया है, उसको कंठस्थ करना अत्यंत ही आवश्यक है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग पहली अनुसूची। इसको आप लोग यहाँ से अब रिकॉल करते जाइए। पहली अनुसूची के पूछ लेता है प्रश्न पत्र में कि पहली अनुसूची में क्या है। तो ये देखिए पहली अनुसूची में है ये राज्य व संघ राज्य क्षेत्र, इसको स्थान दिया गया है। दूसरी अनुसूची में क्या है दोस्तों, ये देखिए दूसरी अनुसूची में है भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख है। इसमें एक बातें आप लोगों को ध्यान देने योग्य है कि इसमें राष्ट्रपति का जो वेतन भत्ते हैं, तो इसमें उनके वेतन भत्ते को स्थान नहीं दिया गया है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे है तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में क्या है कि भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप हैं। तो इसमें भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारी हैं, उनके शपथ, कोई भी जब हम मंत्री हैं, कोई भी पदाधिकारी हैं, तो अपने पद की शपथ ग्रहण करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं। तो वो इसमें दिया गया है कि तीसरी अनुसूची में ये कुछ पदाधिकारियों के शपथ एवं प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। इसमें राष्ट्रपति के ये शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप नहीं है। मतलब कहने का ये है कि यहाँ इसमें राष्ट्रपति का शपथ नहीं सम्मिलित है। राष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख किया गया है हमारे संविधान के अनुच्छेद 60 में दोस्तों, और उनका अलग व्यवस्था है। तो यहाँ पे हम लोग इस बात को, एक माइन्यूट डिफरेंस है, उसको हम लोग अपने दिमाग में बिठाने का प्रयास करेंगे। देखते हैं अब हम चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या है दोस्तों कि भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों जम्मू कश्मीर, दिल्ली एवं पुडुचेरी। देखिए आप लोगों को मालूम हुआ कि ये दिल्ली एवं पुडुचेरी, और देखिए ये जम्मू कश्मीर के राज्य सभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध।
यहाँ पे ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, कई पीसीएस की परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि 5वीं अनुसूची में क्या है। तो यहाँ पे हम लोग ये ध्यान देंगे आप लोग कि अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों मतलब ST/SC से जुड़े ये प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध दिया गया है। 5वीं अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरालंकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ ये 5वीं अनुसूची में आप लोग इतना याद रखेंगे, अगर प्रश्न आता है परीक्षा में पूछा जाता है आप लोगों से 5वीं अनुसूची के बारे में, तो आप लोग 5वीं प से 5वीं और प से प्रशासन इतना याद रखिएगा, और ST/SC के लिए प्रशासन के बारे में है। इससे संबंधित अगर प्रश्न आप लोग इतना याद रखते हैं तो आप लोग इसको गलत नहीं करेंगे। अब देखते हैं हम लोग 6ठी अनुसूची। तो 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में दोनों में दोस्तों ये है ST/SC के बारे में दिया गया है। तो 5वीं अनुसूची में आप लोग जैसा कि देखिए प्रशासन से संबंधित है ST/SC के, और 6ठी अनुसूची में क्या है कि कुछ चुनिंदा राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है, और वो क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो दोस्तों यहाँ पे रही बात ये कि ये याद कैसे होगा, और ये प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग कोड याद कर लीजिए, अत्रि में मी। देखिए अत्रि में मी मतलब ये देखिए असम, त्रि से त्रिपुरा, में से मेघालय और मी से मिजोरम। इसको अगर आप लोग याद रखेंगे तो आप लोगों का कभी भी किसी भी एग्जाम में ये प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं अत्रि में मी। तो ये 6ठी अनुसूची में है, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में सिर्फ ये 4 क्षेत्रों में जनजातियों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है दोस्तों। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है 7वीं अनुसूची में। जो हमारा केंद्र है, हमारे केंद्र है और राज्य है, उनके मध्य कुछ शक्तियों का विभाजन है। मतलब सभी शक्तियां सिर्फ एक में ही संग्रहित नहीं की गई हैं, एक में ही संकेंद्रण शक्तियों का नहीं किया गया है। कुछ शक्तियां केंद्र के पास है और कुछ राज्य के पास है। तो यहाँ इसमें 3 अनुसूचियां हैं। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। वो सूचियां हैं देखिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये पहली सूची में जो है संघ सूची है, दूसरी में राज्य सूची और तीसरी में दोस्तों है समवर्ती सूची। ये नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि ये संघ सूची में जो है केंद्र से संबंधित जो भी विषय होंगे, बहुत सारे विषय हैं, उसको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा माइंड में आप लोगों को कि संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं। और एक समझ की भी बात होती है कि आप लोग जो बड़े मुद्दे हैं वो संघ के पास हैं। राज्य सूची जो राज्यों के लिए विशिष्ट है, महत्वपूर्ण है, वो राज्य सूची में आते हैं, और समवर्ती सूची में है जो दोनों में है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए संघ सूची, राज्य सूची और दोस्तों समवर्ती सूची, 3 सूचियां हैं। और बात यहीं तक खत्म नहीं हो जाती है दोस्तों। अब इससे संबंधित ये भी प्रश्न पूछता है कि इन तीनों, एक तो ये पूछेगा कि ये कोई भी विषय दे देगा और पूछेगा कि ये किस सूची में है, संघ सूची में है कि राज्य सूची में है कि समवर्ती सूची में है। उसके बाद इससे संबंधित एक प्रश्न और पूछता है कि संघ सूची में वर्तमान में कुल कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि कुल कितने विषय हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये देखिए राज्य सूची, संघ सूची ये दिया गया है। तो संघ सूची में कुल 97 विषयों, तो ये जब मूल संविधान बना था उस समय की बात है कि 97 विषय थे, और वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 98 विषय हैं, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल क्या है, संघ को है। मतलब संघ ही सिर्फ इन 98 विषयों पे कानून बना सकता है दोस्तों। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। और दूसरा आ गया राज्य सूची। राज्य सूची में देखिए ये आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं, 3 सूचियों में विभाजित किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जो है केंद्र से संबंधित, केंद्र के अंतर्गत जो मामले आते हैं, जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, वो संघ सूची में रखे गए हैं। राज्य सूची में वो विषय रखे गए हैं जो राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, और समवर्ती सूची में कुछ ऐसे मामले रखे गए हैं जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए समान महत्व के हैं। तो इन बातों को आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि संघ सूची में 98 विषय हैं, और जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। तो राज्य सूची में हम लोग देखते हैं कि राज्य सूची में कुल 66 विषय मतलब 66 विषय हैं, और वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 59 विषय हैं, जिस पर कानून
राज्य द्वारा बनाए जाते हैं। तो मतलब राज्य सूची पे जो कानून बनेंगे उस पे केंद्र नहीं बनाएगा, राज्य ही बनाएगा। और समवर्ती सूची में कुल 47 विषयों, वर्तमान में गणना की दृष्टि से 52 हैं। मतलब आप लोग याद रखिएगा 98, 59, 52। तो ये इस पे जो समवर्ती सूची है इस पे कानून बनाने का अधिकार देखिए दोस्तों, ये संघ को और राज्य दोनों को ये अधिकार प्राप्त है। और पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज, देखिए ये सारे विषय दिए गए हैं। और इनको आप लोग ये किस सूची के अंतर्गत ये आएगा उसको आप लोग देखेंगे। ये देखिए ये आएगा आप लोगों का, देखिए सुधार, ये पुलिस सुधार जो है राज्य सूची के विषय हैं। रेडियो और टेलीविजन, शेयर बाजार है, डाकघर, ये बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर, ये संघ सूची के विषय हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि जो बड़े बड़े मुद्दे हैं जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, मतलब ब्रॉडकास्टिंग जो है, और शेयर बाजार है, शेयर मार्केट, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे, निगम कर, ये सब संघ सूची के विषय हैं। आर्थिक योजना, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह, विवाह विच्छेद अर्थात तलाक तथा गोद लेना, ये समवर्ती सूची के विषय हैं। मतलब ये संघ, इन विषयों पे संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं दोस्तों। तो आप, उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ पा रहा होगा। आप लोगों को इस पे वर्क भी करना पड़ेगा। ये जो विषय दिए गए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रश्न ये परीक्षा में बहुत ही बार प्रश्न पूछे गए हैं कि किस सूची में कौन से विषय रखे गए हैं। देखिए ये आर्थिक योजना, ये समवर्ती सूची के जो विषय हैं इसको याद रखिए आप लोग। आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है किस सूची के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों ये आप लोग याद रखिएगा कि ये आएगा हम लोगों का, ये समवर्ती सूची के विषय हैं ये। और देखिए ये शिक्षा, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है पीसीएस की परीक्षा में कि शिक्षा किस सूची का विषय है, मतलब किस सूची में इसको रखा गया है। तो शिक्षा जो है ये रखा गया है समवर्ती सूची में। दंड प्रक्रिया, विवाह, विवाह विच्छेद, ये सभी समवर्ती सूची में। गोद लेना समवर्ती सूची में है। अब हम लोग देखते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे कि इसमें भारतीय वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। जो थी इसमें 24 भाषाएं थी। वर्ष 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा, ये प्रश्न पूछता है कि 21वें संविधान संशोधन द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया। तो सिंधी को किस सन में, तो ये सन भी आप लोग याद रखिएगा 1967 में सिंधी भाषा को और 21वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में। और देखिए ये वर्ष 1992 में कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, इसको जोड़ा गया दोस्तों ये 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब देखिए ये है वर्ष 2004 में भी कुछ भाषा जोड़ी गई। तो ये देखिए संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये इसको 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अब आप लोग यहाँ पे देखिए ये है 21, ये है 71, इसको आप लोग ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 92। तो ये सारे जो है इसे कोरिलेट कर रहा है। तो आप लोग इस तरह से याद रखिएगा। 2 अगर याद रखेंगे तो भी ये तीसरा अपने आप निकल आएगा कि तीसरा कौन होगा, 21, या फिर एक याद रखेंगे ये और 21, तो तीसरा ये कौन सा होगा, तो ये 71 होगा। माइनस कर दीजिएगा इसमें से उसको। तो इस तरह आप लोग अपना दोस्तों कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए तो आप लोग, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि 21वें संविधान संशोधन के द्वारा किसको जोड़ा गया, तो ये सिंधी को। फिर 1992 में ये है नेपाली, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। ये आप लोगों को बिल्कुल टिप्पे होना चाहिए कि किस संविधान में किसको किस भाषा को स्थान दिया गया है। फिर 2004 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 92वें संविधान संशोधन में इसको स्थान दिया गया।
अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है ये 9वीं अनुसूची, क्योंकि ये थोड़ी सी विवादास्पद है, इस पे बहुत विवाद भी रहा है। विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण, इसमें आप लोग इससे संबंधित प्रश्न भी आएंगे। तो आप लोग देखिएगा, ये पंडित जवाहर, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के काल में ही ये 9वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया। और इसमें भूमि सुधार से संबंधित मामले थे। जब जमींदारी व्यवस्था लागू की गई तब इसको इसमें 9वीं अनुसूची में स्थान दे दिया गया, ताकि इस पे जो केंद्र है, संसद है, इस पे ये कोई भी इस पे कार्रवाई न कर सके, इसकी जांच पड़ताल कोई भी न कर सके। इस वजह से इसको 9वीं अनुसूची में रख दिया गया। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में शामिल 9वीं अनुसूची को भारत के, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 9वीं अनुसूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया। देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे अभी तक पढ़े ये 9 अनुसूची हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो 9वीं अनुसूची ये है, यहाँ पे भूमि सुधार से संबंधित इसमें मामले दिए गए हैं। और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान ही ये हुआ था, भारतीय संविधान में इसको शामिल किया गया था। वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग 282 अधिनियम है। 10वीं अनुसूची में क्या हुआ था दोस्तों? 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निरर्थता के बारे में उपबंध है। ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 52वें से मतलब 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1985 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। तो आप लोग इन सभी को याद रखिएगा। ये अनुसूचियां हैं जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। 92वां संविधान संशोधन हम लोग देख रहे हैं। 92वें संविधान संशोधन हम लोग देखें कि ये दल बदल से संबंधित है 1985 में। अब हम लोग देखेंगे 11वीं अनुसूची। 9, 10, 11, 12 इसी को संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो आप लोग सभी इसमें याद रखिएगा। 9वीं में क्या है, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में। अब देखिए ये है 52वां हो गया आप लोगों का। अब देखिए 11वीं अनुसूची में पंचायतों के अधिकार हैं, प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में इसमें उपबंध दिए गए हैं। आइए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय, इसमें विषय भी पूछता है कि 73वें संविधान संशोधन में ये पंचायती राज से संबंधित इसमें कितने विषय हैं? तो इसमें विषय जो है 29 है। और उसी प्रकार से जो 74वां संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो इसमें 18 विषय हैं। ये देखिए, इससे नेक्स्ट जो है इसका 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व आदि के बारे में दिया गया है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था इसको। और इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 विषय कुल हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे इसको दोस्तों। जैसा कि देखिए यहाँ पे जो संशोधन हुए थे, जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था वो 9वीं अनुसूची को लाया गया था उसके माध्यम से। और फिर देखिए 21वां संविधान संशोधन आप लोग पढ़ेंगे। इसमें 21वें संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। फिर आ गया 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन में क्या है? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। फिर उसके बाद आ जाता है 92वां संविधान संशोधन दोस्तों। तो 92 इससे पहले हम लोग पढ़े थे। 92वां संविधान संशोधन में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली है। फिर आगे आप लोगों का हम लोग उसमें भाषा से संबंधित देखें। 9वीं अनुसूची में हम लोग देखे हैं कि ये भूमि सुधार से संबंधित इसमें मामले रखे गए हैं। फिर 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पे किया गया है। ये 92वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसको लाया गया है। सन 1985 में 92वां संविधान संशोधन लाया गया। और 11वीं अनुसूची बची और 12वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची ये जो है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 74वां संविधान संशोधन जो है वो 12वीं अनुसूची इसके द्वारा जोड़ा गया। और 11वीं अनुसूची में दोस्तों जो है 11वीं अनुसूची में कुल है 29 विषय। ये 11वीं अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में है 18 विषय। तो याद रखिएगा आप लोग, ये जो है 73वां संविधान संशोधन
और ये कौन सा है? 74वां संविधान संशोधन। अब यहाँ पे हम लोग इसके बारे में एक संक्षिप्त व्याख्या देखे हैं। इससे संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण जो प्रश्न है परीक्षा में पूछे गए हैं उनको हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। तो देखिए, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां, अभी हम लोग देखिए भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी है। तो ये एकदम आप लोग कोई ऑप्शन और ना देखिए, जो सही है उसको ट्रिक मारिए। 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी वीडियो अगर समझ में आती हो और थोड़ी भी अगर पसंद आती हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करिए। शेयर इसलिए करिए ताकि सभी लोगों को इसका लाभ पहुंचे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ताकि समय समय पे आप लोगों को जो जानकारियां दी जा रही हैं, वीडियो अपलोड हो रही हैं, उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के स्क्रीन पे आती रहे। तो और आप लोग अपनी जो परीक्षा की तैयारी है उसको अनवरत बनाए रखिए, तैयारी करते रहिए, क्योंकि एक ही बात है कि आप पत्थर पे चोट करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। एक दिन जैसी आप लोग आकृति चाहेंगे उस तरह की जरूर आप लोग बना पाएंगे। इसलिए दोस्तों, हिम्मत मत हारिए और धैर्य बनाए रहिए, और ईश्वर पर भी विश्वास रखिए। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां, फिर वही प्रश्न पूछा गया है। फिर यहाँ पे 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है दोस्तों कि भारत के संविधान में, यहाँ पे देखिए, ये कथन पर विचार करना है। अब कथन पे विचार करना है तो भारत पहला ही दिया गया है कि भारत के संविधान में कितने भाग हैं। तो 20 भाग यहाँ पे दिया गया है। आप लोगों को मालूम है कितने भाग हैं? 25 भाग है इस समय गणना की दृष्टि से वर्तमान में। और यहाँ पे देखिए, भारत के संविधान में कुल 395, यहाँ पे देखिए 390 अनुच्छेद, तो 395 अनुच्छेद है, और उस तरह से जो भाग करके दिए गए हैं 465। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। ये मैं अभी आप लोगों को बताई हूँ कि 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं जो अनुसूची है उसको संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ये जो 9वीं अनुसूची है फ्रेंड्स, उसको जोड़ा गया है ये पहला संविधान संशोधन के द्वारा। 10वीं अनुसूची को 52 अमेंडमेंट, और ये 11वीं है इसको 73, और 12वीं अनुसूची को 74। तो मतलब ये पहले संविधान संशोधन के तहत लाया गया है, इसको 52वें संविधान संशोधन के तहत, और 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के तहत, और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया। ये देखिए 11वीं अनुसूची में ये जो है इसमें कितने विषय हैं? इसमें है कुल दोस्तों 29 विषय हैं। इसमें पंचायती राज को रखा गया है। 12वीं अनुसूची में है कुल 18 विषय हैं। इसमें नगर पालिका को, मतलब नगरीय निकाय को, नगरीय शहरी निकाय को रखा गया है। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए, ये वाला तो गलत है क्योंकि 25 भाग हैं संविधान में कुल, और ये दूसरा है कि 390 अनुच्छेद हैं, तो ये भी गलत है क्योंकि इसमें 395 गणना की दृष्टि से 465 अनुच्छेद हैं। सिर्फ ये तीसरा सही है, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर सी। तो आंसर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और ये प्रश्न कब पूछा गया था? ये IAS प्री 2005 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? कौन सा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो यहाँ पे आप लोग देखिए, पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची होगी ये, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची। तो इसमें हो जाएगा पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची में मैं आप लोगों को जैसा कि बता चुकी हूँ पहले ही कि दूसरी अनुसूची में जो है ये वेतन है पदाधिकारियों के, तीसरी अनुसूची में शपथ है, और चौथी अनुसूची में जो है ये राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया गया है। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। तो आप लोग इसमें समझ पा रहे होंगे कि ये पहली अनुसूची जो है, ये वाला ए ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा का।
तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आंसर इसका, देखते हैं कब पूछा गया है। आईएएस प्री 2003 में पूछा गया, यूपी पीसीएस मेंस 2014 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये आंसर ये सही होगा इसका। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कुल 49 क्वेश्चन है इस टॉपिक में, अनुसूचियों में। तो आज हम लोग 25-26 क्वेश्चन तक करेंगे और जो बाकी बचेगा उसको हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे। तो पांचवा क्वेश्चन है। पांचवे में क्या है दोस्तों? पांचवे में है कि यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो देखिए ये है कि जहाँ पे एक भारत संघ की बात होगी, संघ और राज्य क्षेत्र दोनों उसमें है, तो पहले आप लोग देखिए कि इसमें ऑप्शन क्या क्या है। इसमें ऑप्शन है पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो अगर आप लोगों को नहीं भी इसका आता है तो ये एलिमिनेशन मेथड है कि दूसरी अनुसूची में आप लोग जान रहे हैं वेतन भत्ते हैं, तीसरी अनुसूची में शपथ है और चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो ये बच गई पहली अनुसूची, तो हो जाएगा यही सही होगा। और वैसे भी इसमें संघ राज्य क्षेत्रों को दिया गया है स्थान। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। और फ्रेंड्स आप लोग अपनी जो तैयारी है उसको अनवरत बनाए रखिए, धारदार उसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। तो चौथी अनुसूची में क्या है? सभी अनुसूचियों का आप लोग एक जगह लिस्ट बनाइए और सभी को रट डालिए एक जगह बैठकर कि किस अनुसूची में। एक बार आप लोगों को इस पे वर्क करना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों का ये तैयार होगा। तो चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी अनुसूची में देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन ए है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के बारे में। यहाँ पे ए में दिया गया है कि राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। बी में दिया गया है राजनीतिक दल बदल को। सी है पंचायत व्यवस्था को और डी है भाषाओं को। तो चौथी अनुसूची में दोस्तों राज्यसभा में सीटों का आवंटन, जो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है, बंटवारा किया गया, स्थानों को स्थान दिया गया है कि राज्यसभा में किस राज्य के कितनी सीटें होंगी, तो उसको दिया गया है चौथी अनुसूची में। तो ये हो जाएगा इसका आंसर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? तृतीय अनुसूची में दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे पहली अनुसूची में संग्रह क्षेत्र, दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन है और तीसरी अनुसूची में क्या था दोस्तों? शपथ था। अब ये शपथ तो है, लेकिन उसके अंदर भी प्रश्न बनते हैं कि ये किसके शपथ ग्रहण का इसमें बात की गई है। तो अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, यहाँ पे ये टफ क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन। ये ऑप्शन देखिए, इसमें कथन दिया गया है। एक है कि संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, मतलब संघ के जो मंत्री हैं उनके जो पद है उसके लिए शपथ इसमें है। और दूसरा है उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके द्वारा जो शपथ ली जाती है उसका भी प्रारूप इसमें है। तीसरा है भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप। और चौथा है संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो इसमें से उस जो तीसरी अनुसूची में शपथ को रखा गया है जिन प्राधिकारियों की, तो उसमें से क्या ये सभी हैं कि कुछ नहीं है? तो देखिए सभी हैं, उसमें बता देती हूँ। और ये यहाँ पे जो भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप है दोस्तों, ये हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 में ये स्थान दिया गया, उल्लेख किया गया है राष्ट्रपति के पद के शपथ के बारे में। आप लोग जाइए बेयर एक्ट एक खरीदिए और बेयर एक्ट में सारे अनुच्छेद दिए गए हैं। एक बार उसको आप लोग इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है उसको डिटेल से, अगर आप लोग स्टार्टिंग में है या नहीं भी है तो इम्पोर्टेंट को आप लोग सेलेक्ट करिए और उसको एक बार आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि अनुच्छेद बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जरूर क्वेश्चन, मतलब एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो उसमें से पूछ ही देते एग्जाम में इस टॉपिक से। तो यहाँ पे देखिए ये जो हो जाएंगे भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, यही नहीं है, क्योंकि ये किसमें है? आर्टिकल 60 में फ्रेंड्स। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के
जो राष्ट्रपति जो अपने पद की शपथ ग्रहण करते हैं वो आर्टिकल 60 के अंतर्गत करते हैं, न कि ये अनुसूचित 3 के तहत। और बाकी जो पदाधिकारी हैं वो अनुसूचित 3 के तहत कई सारे हैं, उनका उल्लेख है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा, ये 3 नहीं शामिल होगा उसमें, 1 2 4 होना चाहिए। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सी। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कब कब ये प्रश्न कब का पूछा गया। ये पूछा गया यूपी पीसीएस प्री 2017 में, और करेक्ट आंसर इसका है सी। सी सही है, 1 2 4। अब यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे थोड़ी इसकी व्याख्या दी गई है, उस व्याख्या को हम लोग देखते हैं कि किसके किसके बारे में यहाँ पे बात की गई है दोस्तों। तो भारतीय तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। इस अनुसूची में निम्न के द्वारा ली जाने वाली पद तथा शपथ, इसकी गोपनीयता की शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। कौन कौन है उसमें, ये देखिए, संघ के जो मंत्री हैं सभी वो इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा है संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी। तीसरा है संसद के सदस्य। चौथा है उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश और भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक भी इसके अंतर्गत आते हैं। किसी राज्य के जो मंत्री हैं वो भी आएंगे इसके दायरे में, और राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी। नेक्स्ट है कि राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं वो सभी आएंगे तीसरी अनुसूची के दायरे में। और लास्ट है कि उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश हैं, अन्य न्यायाधीश, वो भी आएंगे। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का जो प्रारूप है वो संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है, न कि तृतीय अनुसूची में। उम्मीद है कि आप लोगों को इस प्रश्न का जो प्रारूप है और इस प्रश्न की जो डिटेलिंग है वो विधिवत समझ में आ गई होगी। तो हम लोग चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, यहाँ पे है सूचियों का मिलान। इस तरह के प्रश्न आजकल परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, और ये जो पैटर्न है ये काफी इस समय लोकप्रिय है। तो यहाँ पे देखते हैं अनुसूचियां हैं, तो किस अनुसूची में किस विषय को रखा गया है उसको हम लोग देखेंगे। तो अनुसूची पहले है, सूची 1 में संविधान की अनुसूची, और सूची 2 में यहाँ पे विषय दिया गया है। ए है चतुर्थ अनुसूची। चतुर्थ अनुसूची में आप लोग को मालूम है ये राज्यसभा संबंधित है। षष्टम अनुसूची, छठी अनुसूची में क्या है, जनजातीय क्षेत्र से मैं आप लोग को बताई हूँ अत्रिवेमी एक फार्मूला। अत्रिवेमी कहने का तात्पर्य असम, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, अत्रिवेमी। अब ये देखिए अष्टम, अष्टम में क्या है, भाषा, और नवम में क्या है, भूमि सुधार से संबंधित विषय है इसमें। अभी हम लोग देखते हैं इसका आंसर। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, एक बार आप लोग इस पे भी नजर डालिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस प्री 1999। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है, देखिए चतुर्थ में है राज्य भाषा में स्थानों का आवंटन, षष्टम में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र, अष्टम में भाषाएं, और नवम में क्या है, भूमि सुधार अधिनियम। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी वही है, अनुसूचियां हैं और उसमें जो विषय है उसके बारे में दिया गया है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, किस परीक्षा में, यूपी आरओ एआरओ प्री 2016, मतलब यूपी में जो आरओ समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा होती है प्री की 2016 में, उसमें पूछा गया था ये प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए ये 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में क्या है आप लोगों को बताए हैं, 7वीं अनुसूची में है, यहीं से आप लोग करेक्ट करते जाइए। 7वीं अनुसूची में क्या है, तो ये है विधायी शक्तियों का वितरण। 7वीं अनुसूची में इसी में तो था ये केंद्र राज्य से संबंधित मामले, ये संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषा है, भाषाएं। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण है, जैसे भूमि सुधार वगैरह संबंधित कुछ मामले हैं उनको रख दिया गया है। और 10वीं अनुसूची जो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया, ये दल परिवर्तन के आधार पर निरर्ता, तो ये इसमें दिया गया है।
तो इसमें हम लोग देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। ए का तीसरा इसमें 2 में है। देखिए ये एलिमिनेशन मेथड होता है कि अब ए के 3, ए में तीसरा, दो में है, ए में और सी में, दोनों में, तो आप लोग पहले इसको कैंसिल कर दीजिए, मतलब बी और डी पहले ही नहीं होगा, यहीं से पता चल गया। 8वीं अनुसूची में भाषा, तो बी का 1। अब देखिए बी का 1 कौन सा है, तो इसमें भी बी का 1, इसे मतलब अभी तक दोनों में सेम चल रहा है। सी 9वीं अनुसूची में कुछ नियमों का ये है, विधिवानीकरण है, तो सी का हो जाएगा चौथा। अब देखिए सी का चौथा इसमें सी में है, ठीक है। तो अब ये प्रश्न हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। हम लोग देखते हैं इसको, सी, देखिए सी सही है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे फिर वही सूचियां हैं, सूचियों का मिलान करना है। एक में अनुसूचियां हैं और दूसरे में है उसमें क्या विषय है, किस अनुसूची में क्या विषय दिए गए हैं। तो 7वीं अनुसूची, अभी हम लोग इसको देखे थे, हल किए थे इस प्रश्न को। 7वीं अनुसूची में क्या है, ये देखिए यहीं से मिलाइए, ये संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण है और 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निरंतरता है। तो यहाँ पे हम लोग इसका देखते हैं आंसर, पहले उसमें सेट करते हैं कि क्या ऑप्शन दिया गया है, कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे दिया गया है, तो ये है, देखिए बैक करना पड़ेगा उसको, तो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान, ये 9वीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया था। और ये हम लोग देखते हैं एक बार इसके बारे में। यहाँ पे क्या दिया गया है कि भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री ये जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया था। 9वीं अनुसूची को जो है वो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा इसमें संविधान में वर्ष 1951 में जोड़ा गया था दोस्तों इसको। और इसके अंतर्गत जो शामिल किए जाने वाले अधिनियम और विनियम जो थे उनको विधिमान्यकरण और उन्हें न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान करने का उपबंध किया गया था इसमें। इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि तत्कालीन समय जो जमींदारी उन्मूलन हेतु जो निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना था। मतलब है कि जो जमींदारी उन्मूलन हो रहा था, जमींदारी प्रथा का जो समाप्त किया जा रहा था, जो भूमि सुधार उसमें हो रहा था ना उस समय, तो मतलब उसको न्यायालय में कोई चुनौती न देने पाए कि मतलब नहीं हम अपना जमीन नहीं देंगे, ये उन्मूलन नहीं करेंगे, जमींदारी का उन्मूलन नहीं होगा। तो जो सशक्त लोग हैं न्यायालय का ये दरवाजा खटखटा सकते हैं, इसलिए इसको डाल दिया गया 9वीं अनुसूची में। भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना था इसका। इसी उद्देश्य से राज्यों के भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु, मतलब भूमि में जो सुधार हो रहा है उसको एक संवैधानिक सुरक्षा दी जाए, इसी के लिए इनको ये भूमि सुधार संबंधित मामलों को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है ये 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। अब सूची है 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची। तो किस अनुसूची में इसको जोड़ा गया है, तो ये मुझे उम्मीद है आप लोग इसको सही करेंगे। ये देखिए 9वीं अनुसूची में। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे है भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। भारत की जो संसद है किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। दूसरा पढ़िए कि 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता
और उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। तो देखिए, ऐसी बात नहीं है कि न्यायालय द्वारा उसका परीक्षण नहीं किया जा सकता है, न्यायालय द्वारा उसका परीक्षण किया जा सकता है। तो इसमें ये गलत हो जाएगा, दूसरा केवल एक सही होगा, ऑप्शन ए, ये सही होगा। ये देखिए यहाँ पे आप लोग, ये एक, तो भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। ये हो जाएगा सिर्फ एक। यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे इससे इसका उल्लेख किया गया है, कुछ इसमें संबंधित इसकी कुछ व्याख्या है, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय संविधान प्रथम संशोधन नियम 1951 के जरिए संविधान में 9वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31 क और 31 ख जोड़ा गया। संसद द्वारा विधि विशेष यथा भूमि सुधार विधियां, इसको 9वीं अनुसूची में रखा जा सकता है, जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना आशयित हो। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में ऐसी लगभग 282 विधियां शामिल हैं। अनुच्छेद 31 ख यह कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लिखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत हैं या उनको छीन लेते हैं या न्यून करते हैं। ये किंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु के मामले में ये प्रश्न पूछता है कि आई.आर. कोएल्हो किस अनुसूची से संबंधित मामला है, तो ये 9वीं अनुसूची। ये कहाँ का मामला है, तमिलनाडु का। इसके निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्टि करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। इसको विधि विशेष को प्रविष्टि करने की शक्ति तो प्रदान की गई है, किंतु इसको न्यायिक समीक्षा मतलब न्यायालय इस पे समीक्षा कर सकता है, न्यायालय की समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है ये 9वीं अनुसूची। न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973 को क्या हुआ था, केशवानंद भारतीवाद निर्णय की तिथि थी। इसके बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विधायनों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 21, 14, 19 में प्रतिबिंबित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं। यदि ये 9वीं अनुसूची में जो डाले गए विषय हैं उनकी न्यायालय समीक्षा करेगा दोस्तों, और समीक्षा करने पर अगर ये पाया गया कि ये अनुच्छेद 21 और ये है 14 और 19, इसका उल्लंघन अगर करेगा तो उसको मान्य नहीं किया जाएगा, मतलब तब उसको सही नहीं माना जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा, उस विषय को उसमें नहीं शामिल किया जाएगा। तो अब देखिए, उपयुक्त कथनों में से एक सही है किंतु 2 सही नहीं है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए, ये मैं भी बोल रही थी कि ये क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को तुरंत ये क्वेश्चन देखने को मिल गया कि कोएल्हो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है, तो किस अनुसूची से संबंधित है, 9वीं अनुसूची से। ये तमिलनाडु का केस था, मामला तमिलनाडु का मामला है ये कोएल्हो केस। अब लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब हम लोग इसको हम लोग डिटेल से पढ़े थे, जब इसका नोट्स में आप लोग देखेंगे, नोट्स में जाकर, तो नोट्स में ये प्रविष्टियां दी गई हैं, किस सूची में कितने प्रविष्टियां हैं, या इसी को विषय भी कहते हैं। तो किस सूची में कितने विषय हैं, तो यहाँ पे देखिए संघीय सूची, ये प्रश्न है 2016 का। संघीय सूची में ये है 97 विषय, यहाँ पे 97 विषय हैं। ए, यहाँ पे ए का ए हो जाएगा। राज्य सूची, संघीय सूची फिर राज्य सूची। राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो राज्य सूची में है आपका 66 और समवर्ती सूची में 47। ये पहले क्या है दोस्तों, अब ये बढ़ गया है, ये 98 हो गया है, ये 59 हो गया है और ये हो गया है 57, तो 52 हो गया है, आई होप। तो ये
अब बढ़ गए हैं विषय इसमें। तो यहाँ पे आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, हाँ ये देखिए, अब जो गणनानुसार ये 98 विषय है संघ सूची में, राज्य सूची में 59 और समवर्ती सूची में 52 विषय। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन है। इसमें क्या है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। आर्थिक योजना का जो विषय है वो किसके अंतर्गत है, आर्थिक योजना का विषय दोस्तों। तो आर्थिक योजना का जो विषय है ये है आपका समवर्ती सूची में रखा गया है, क्योंकि ये दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अर्थ जो है केंद्र के लिए भी महत्वपूर्ण विषय है और राज्य के लिए भी, इसलिए इसको कहाँ स्थान दिया गया है, समवर्ती सूची में। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 आर्थिक और सामाजिक आयोजना का उल्लेख करती है। ध्यातव्य है कि इसी उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था। आर्थिक नियोजन भारत संविधान की किस सूची में सम्मिलित है। तो ये देखिए वही क्वेश्चन है सेम, ये है समवर्ती सूची में। लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 18 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या है, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है। तो किस सूची में रखा गया है इसको दोस्तों, जानवरों के प्रति जो क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है। तो यहाँ पे दिया गया है केंद्र सूची, फिर दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची, चौथा है उद्घोषिका, मतलब उद्देशिका कहने का मतलब ये है, और उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की ये समवर्ती सूची में रखा गया है, क्योंकि ये दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ये जानवर जो है ये राष्ट्रीय स्तर पे जो जानवरों की जो संरक्षण के लिए कई सारे कानून हमारी भारत सरकार ने बनाए हुए हैं, और स्टेट भी जानवरों की सुरक्षा से संबंधित कई सारे नियम कानून बनाई है। तो ये दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ये जानवर जो है हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये है समवर्ती सूची में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। तो समवर्ती सूची का विषय है दोस्तों ये पुलिस है, रेडियो और टेलीविजन है। देखिए रेडियो और टेलीविजन जो विषय है दोस्तों ये है आपका संघ सूची का विषय है। पुलिस जो है ये राज्य सूची का विषय है। एक मिनट, ये आपराधिक मामले जो हैं ये है समवर्ती सूची के मामले, और ये विदेशी मामले जो हैं ये भी संघ सूची के मामले हैं। पुलिस देखिए ये आप लोग देखिए ये राज्य सूची के, रेडियो और टेलीविजन ये संघ सूची के, ये भी संघ सूची के, और आपराधिक मामला जो है ये है आपका समवर्ती सूची का। प्रश्नगत विकल्पों में प्रदत्त विषयों में से पुलिस राज्य सूची में और विदेशी मामले रेडियो और टेलीविजन जैसे प्रसारण साधन ये संघ सूची में, जबकि आपराधिक मामले जो है समवर्ती सूची का विषय है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। तो कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। अब देखिए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, जो जनसंख्या नियंत्रण है परिवार नियोजन ये दोनों समवर्ती सूची के विषय हैं क्या। और देखिए और यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, दूसरा है लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है ये किसमें है, प्रति व्यक्ति कर और निखात निधि। देखिए प्रति व्यक्ति कर से संबंधित जो है ये तो संघ सूची में है, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता ये राज्य सूची में है, और समवर्ती सूची में आप लोगों का आ जाएगा दोस्तों ये जनसंख्या नियंत्रण और नियोजन परिवार नियोजन ये है समवर्ती सूची में। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कौन सा सुमेलन जो है सही नहीं है। यहाँ पे सार्वजनिक, पहला है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता
सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये राज्य सूची का विषय है, ये सही है। जनगणना जो है, जनगणना है दोस्तों, ये संघ सूची का विषय है, ये भी सही है। जनगणना केंद्र सरकार करवाती है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये प्रश्न 2-3 बार पूछा जा चुका है। ये 4थी अनुसूची का विषय है, 4th। और ये दल बदल विरोध, ये 10वीं अनुसूची में है। 52वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो ये देखिए, ये 4थी अनुसूची है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, ये 4थी अनुसूची होना चाहिए, यहाँ पे ये गलत है। दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन है, तो ये यहाँ पे ये सही हो जाएगा, मतलब ये वाला गलत है, यही सही नहीं है, ऑप्शन सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 26 तक आज हम लोग करेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद कल हम लोग करेंगे उससे नेक्स्ट, और 49 क्वेश्चन तक इसमें है। अब देखिए 22, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। तो समवर्ती सूची में हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए पुलिस राज्य सूची का विषय है। शिक्षा जो है, ये भी शिक्षा पुलिस राज्य सूची का विषय है, शिक्षा भी राज्य सूची। ये जो कृषि है, और फिर ये रक्षा जो है संघ सूची का विषय है। तो कृषि जो है आप लोगों का ये है, ये राज्य सूची का विषय है। ये समवर्ती सूची का शिक्षा, समवर्ती सूची में शिक्षा आ जाएगा, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं, इसमें विषय को दिया गया, एक बार इसको हम लोग रीड कर लेते हैं। ये क्या है, भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों का केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजन किया गया है। इसे महत्व के आधार पे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। प्रश्नगत विकल्पों में शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल था यह शिक्षा, किंतु संघ एवं राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में, शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। कृषि और पुलिस ये दोनों राज्य सूची के विषय हैं, जबकि रक्षा जो संघ सूची के विषय हैं। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। देखिए यहाँ पे ये सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सही होगा। और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। वनों को जो है राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया। ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा डाला गया। दोस्तों वन को आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो विषय है किसमें कौन रखा गया है, तो उसको आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत कोरिलेशन आप लोग करेंगे, उसमें कॉमन सेंस का प्रयोग कीजिएगा कि कौन महत्वपूर्ण है, कौन राज्यों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण अगर होगा तो राज्यों का विषय होगा। जो वित्त वगैरह से संबंधित, टैक्स से वित्त संबंधित जो मामले हैं, ये सब राज्य और संघ के लिए हैं, और जो दोनों के लिए महत्वपूर्ण है वो हो जाएंगे समवर्ती सूची में। तो यहाँ पे वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत के मूल संविधान में वन को 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के विषय के रूप में शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा वन को राज्य सूची से स्थानांतरित कर समवर्ती सूची में प्रविष्टि 17 के तहत अंतर स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 25 फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न विषयों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। हमें यहाँ पे ये देखना है, ये विषय दिया गया है, सूची दी गई है, तो कौन सी सूची सही नहीं है, ये मिलान इसमें। तो वन हम लोग देखें कि समवर्ती सूची में है। शेयर बाजार जो है दोस्तों, एक मिनट, ये शेयर बाजार जो है समवर्ती सूची दिया गया है। डाकघर, बचत बैंक ये संघीय सूची दिया गया है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची में दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे यही सुमेलित नहीं है। शेयर बाजार जो है संघ सूची का विषय है। शेयर बाजार जो है दोस्तों, ये है
संघ सूची का विषय है, तो यही सही नहीं है, ये है संघ सूची का विषय है। और हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और वो होगा आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए शेयर बाजार यहाँ पे दिया है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 245 से 255 तक दोस्तों ये केंद्र और राज्यों के मध्य जो विधायी शक्तियों का विभाजन है उसका उल्लेख किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 26। ये पूछा गया यूपीपीसीएस मेंस 2004 में ये प्रश्न पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिए केंद्र सूची, केंद्र सूची में कौन सा विषय है, यहाँ पे देखिए केंद्र सूची, केंद्र सूची में है जनगणना। जनगणना जो है वो संघ सूची में संघ का विषय है, तो ये रखा गया है संघ सूची में। केंद्र सूची में मतलब इसको स्थान दिया है, तो संघ सूची का ही है, केंद्र सूची एक ही है। तो जनगणना ये मिलाएंगे हम लोग 3, ए का 3। राज्य सूची का विषय कौन सा है, राज्य सूची में देखिए दोस्तों, राज्य सूची का जो विषय है पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था जो है ये राज्य सूची का विषय माना जाता है। और समवर्ती सूची का जो विषय है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये है समवर्ती सूची का विषय। और ये अवशिष्ट विषय ये जो होता है संघ का, केंद्र का विषय होता है, संघ सूची में माना जाता है, इसको केंद्र के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो ये हो गया अंतरिक्ष अनुसंधान। ये हो गया आप लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 26 तक। यहाँ पे हम लोग मैच करा के और इसमें यहाँ पे सही ऑप्शन को कोरिलेट करते हैं। यहाँ से ए का थर्ड इसमें से कौन है, एक ही है, तो मतलब हो जाएगा आंसर ए इसका। 26 का करेक्ट आंसर है ए। यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं कि इसमें ए दिया गया, देखिए देते हैं। कल फिर आप लोग से मिलते हैं हम लोग, और यही अनुसूचियों का जो प्रश्न है, जो शेष है, उसको कल पुनः आप लोगों के सामने लेकर आएंगे और उसको पुनः सॉल्व किया जाएगा। हम लोग 49 क्वेश्चन तक है इसमें, इस चैप्टर में, तो हम लोग कल सॉल्व करेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती हो, अच्छी लगे दोस्तों, तो ही आप लोग लाइक करिएगा, वरना नहीं करिएगा। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए ताकि सभी लोगों को इसका लाभ पहुंचे। जय हिंद।